नमस्कार दोस्तों। ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप भी इसके लिए जी जान से तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में हम ऑडिट का एमसीक्यूज़ लेकर आए, अकाउंट्स का एमसीक्यूज़ लेकर आए। अब मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स पार्ट बचा हुआ था। तो इकोनॉमिक्स को हम आज कवर करते हैं। इसके कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं, टॉप एमसीक्यूज़ हैं। और ध्यान रखना, एक बात मैं बता दूँ, ये हो सकता है आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिखे, लेकिन इसके पीछे मैं पूरा इसका कांसेप्ट एक्सप्लेन करते चलूँगा। बेसिक क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन इसके पीछे का पूरा कांसेप्ट हम समझते चलेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, बल्कि पूरा कंटेंट है, ठीक है? फुल फ्लेज कंटेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है? पहला सवाल। हिंदी में क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है? देखो, 2 शब्द मिलेंगे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे इंडिया की, अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें पूरे इंडिया लेवल की हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। हम वहाँ पर बात करेंगे जीडीपी की, हम वहाँ पर बात करेंगे जीएनपी की, हम वहाँ पर बात करेंगे नेशनल इनकम की, वहाँ पर हम बात करेंगे पॉवर्टी की, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम बड़े लेवल पर है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करेगा? एक इंडिविजुअल से, एक सिंगल इंडिविजुअल की प्रॉब्लम से डील करके, कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में चेंज करने से एक किसी विशेष व्यक्ति के जीवन में क्या फर्क आ जा रहा है। ठीक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को डील करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे इकोनॉमी को पढ़ते हैं। ठीक है, ये कंज्यूमर का स्टडी है, समझ लो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मैंने आंसर बता दिया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए और दूसरे का संपूर्ण अर्थव्यवस्था, होल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? इंडिविजुअल से। और मैक्रो डील करता है पूरे इकोनॉमी से। क्लियर है? चलिए, तीसरा बहुत प्यारा सवाल है, डिमांड का अर्थ क्या है? व्हाट इज डिमांड? देखो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है उनको। डिमांड, मांग। डिमांड मतलब होता है मांग। ठीक है, मांग। अब मुझे एक हेलीकॉप्टर खरीदना है, मुझे एक हेलीकॉप्टर खरीदना है। ये मेरी क्या है? ये मेरी डिजायर है। मुझे क्या खरीदना है? एक हेलीकॉप्टर। ये मेरी क्या है? डिजायर है। ठीक है, इच्छा है। तो मैं क्या इसको डिमांड बोल दूंगा? हम्म? मैं डिजायर कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर के लिए, लेकिन क्या ये डिजायर डिमांड पैदा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। डिजायर इज नॉट इक्वल टू डिमांड। इच्छा और मांग दोनों एक नहीं है। अगर मैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास उतने पैसे भी होने चाहिए। यानी कि डिजायर के साथ साथ कैपेसिटी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, तब डिमांड पैदा होता है। मुझे एप्पल फ़ोन चाहिए, मेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसे होंगे, इच्छा भी होनी चाहिए, पैसे भी होनी चाहिए, तब जाके डिमांड पैदा होता है। पैसे हैं और इच्छा भी नहीं है तो भी डिमांड पैदा नहीं होगा। डिमांड कब पैदा होगा? जब इच्छा भी है और शक्ति भी है। ठीक है, खरीदने की शक्ति भी है। तो डिमांड का क्या मतलब है? इच्छा प्लस क्रय शक्ति। डिजायर विथ परचेजिंग पावर इज नोन एज व्हाट? डिमांड। है ना? मांग का क्या अर्थ है, समझ गए आप? लॉ ऑफ डिमांड बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, लॉ ऑफ डिमांड। और ये देखो, इससे बहुत सवाल बन सकते हैं। ये जो लॉ है ना, अलग अलग लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जितने भी लॉ हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं, अलग अलग कर्व हम पढ़ते हैं, फिलिप्स कर्व, लॉरेंस कर्व, गिनी इंडेक्स, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? आप देखना, कोई मॉल में आप जाएंगे, बाहर ऐसे बोर्ड टांग देगा 70% ऑफ। क्यों करते होंगे बताओ? क्योंकि उस दुकानदार को मालूम है कि जैसी प्राइस डाउन हुआ, जैसी प्राइस डाउन हुआ, तो जो डिमांड है बढ़ जाएगी। डिमांड क्या है? बढ़ जाएगी। और यही नियम क्या कहता है? यही नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है, मांग का नियम। इसका मतलब है मांग का नियम। और मांग का नियम में ध्यान रखेंगे आप, मांग के नियम में प्राइस और डिमांड का कैसा संबंध होता है? इनका संबंध वस्तु की कीमत और वस्तु की डिमांड, मतलब वस्तु की मांग के बीच कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। समझिए बात। आप खुद सोचो ना,
हो सकता है मेरा कोई कोर्स 10,000 रुपए का हो, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ समय के लिए 20% डिस्काउंट है, तो चलो 50-40% डिस्काउंट करते हैं, 10,000 का 40% डिस्काउंट दे दिए। तो जो पहले 10,000 में अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जैसे ही 6,000 प्राइस हुआ वो खरीदना चालू कर देगा। तो जो 10,000 अफोर्ड कर सकते थे वो तो खरीदेंगे खरीदेंगे, जो 10,000 नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे वो भी खरीदना चालू कर देंगे, हाँ कि ना? ठीक है, तो इससे अफोर्डिंग पावर बढ़ जाती है, अफोर्ड करना लोग चालू कर देते हैं। तो प्राइस जैसे ही कम होता है डिमांड बढ़ जाता है, और वही प्राइस बढ़ा दोगे डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन हम ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि आगे चल के मुझे मालूम है कि भाई ये उल्टा सीधा समझ नहीं आता, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, तो उसको नजरिया देखना पड़ेगा। ये कंज्यूमर के नजरिए से हम देख रहे हैं, ये कंज्यूमर के नजरिए से देख रहे हैं। तो प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम हुआ डिमांड हो जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा प्राइस चेंज करने से कितना डिमांड बढ़ जा रहा है, कितना डिमांड कम हो जा रहा है, कितना डिमांड में इफेक्ट आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। क्या कहते हैं इसको? मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहीं पे आप एक और कंसेप्ट जान लें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। और इसको कैसे नापते हैं? इसका फॉर्मूला याद रख लेना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी लिख रहा हूं, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो जैसे समझना बात को। इसके बाद एक और इस पर क्वेश्चन एमसीक्यूज मैंने तैयार किया हुआ है। आज का 20 क्वेश्चन तैयार है, तो मैं कोशिश किया हूं कि 20 अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर लूं, उसके पीछे का पूरा कंसेप्ट बता दूं। जैसे एक जीन्स था, मान के चलो एक मुफ्ती का जीन्स है, मुफ्ती का जीन्स, उसकी कीमत है 4,000 रुपए। ठीक है, और जब कीमत मुफ्ती की जीन्स की 4,000 रुपए रहती है, तो आमतौर पे देखा जाता है कि भाई इसको ना एक महीने में 200 लोग खरीदते हैं। कितने लोग खरीदते हैं? 200 लोग खरीद लेते हैं। प्राइस को डिस्काउंट कर दिएगा, 25% डिस्काउंट किए गए, 4,000 से 3,000 रुपए कर दिए। इसमें चेंजेस कितना है? 4,000 से 3,000, 25%। अभी मेरे बात मान लेना, मैथ्स कैलकुलेशन मत करना, 25% आया है। 4,000 में 1,000 कम कर दिए, 25% डिस्काउंट कर दिए। ठीक, तो देखा गया कि भैया 200 से अब खरीदने वाले की संख्या कितनी हो गई? खरीदने वाले की संख्या हो गई 250। कितनी हो गई? 250। ठीक, तो देखो जितना अब ये 200 से 250 हो गया ना, अगर आप देखेंगे तो ये भी 25% बढ़ गया। ये भी कितना परसेंट बढ़ गया? 25%। 25% प्राइस चेंज किए, 25% डिमांड बढ़ गया। तो यहाँ पर अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालूं, 25% अपॉन 25%, ये कट पिट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको यूनिटरी डिमांड बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी। ठीक है, इकाई मांग, यूनिटरी डिमांड, जहां पे वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। क्लियर है? जब वैल्यू 1 आ जाए, लेकिन जैसे ही 25% कम करता हूं, मैं देखता हूं कि 2,000 से भैया जो संख्या 200 से संख्या 300 हो गई, 300 लोग खरीदने लग गए। तो यहाँ पे 25% कम करके मैंने कस्टमर कितने बढ़ा लिए? 50% बढ़ा लिए। तो देखो 200 से 300 हो गया, सीधा 50% ग्रोथ हो गया। तो मैं बोलूंगा इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, यहाँ पर इलास्टिसिटी खिंचाव ज्यादा है। थोड़ा सा प्राइस चेंज करता हूँ नहीं कि बहुत लोग खरीदने लग जाते हैं, तो ये इलास्टिसिटी मापा जाता है इससे। अभी नीचे वाले क्वेश्चंस में मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी है। कोई परफेक्ट इलास्टिक होता है, कोई इम्परफेक्ट हो जाता है ना, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, यूनिटरी डिमांड। ठीक, ये सब अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कीमत घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और कीमत बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौथे सवाल का जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बता दूं, ये ऑडिटर का एग्जाम हुआ था, 2021 का एग्जाम है, फर्स्ट रैंक मैंने इसमें स्कोर किया था। ठीक है, इससे पहले 2018 का अकाउंटेंट का एग्जाम था, यही कॉमर्स फील्ड्स वाला, सेकंड रैंक मैंने स्कोर किया हुआ है। ठीक, तो मैं पूरा अपना अनुभव साझा करने जा रहा हूँ, पूरा अपना अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। ठीक, मैं आपको बता दूं एग्जाम वो नहीं निकालता, ये पूरा, ये सिर्फ ये कॉमर्स वाले बैकग्राउंड का नहीं है, इवन नॉर्मल ग्रेजुएशन जिसमें भी हो, मैंने हर फील्ड में टॉप किया हुआ है, हर प्रकार का एग्जाम निकाला हुआ है। ठीक, तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव से, कि सिलेक्शन वो नहीं लेता वो जो बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, सिलेक्शन वो लेता है जो सही चीज पढ़ता है, सही डायरेक्शन में पढ़ता है। ठीक है, तो सही डायरेक्शन में तैयारी करना बहुत जरूरी है। अभी ये ऐसा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये सहकारिता उप अंकेक्षक का कोर्स है, 5,000 रुपये फीस है, अभी इसको डिस्काउंट करके 2,900 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अफोर्ड कर पाएँ।
ठीक है, और इसमें मेहनत लग रहा है, ठीक है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम, क्योंकि पूरा नया सिलेबस है ना, तो नए तरीके से मेहनत करना पड़ रहा है। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन है, 4 से 6, 6 का 7 भी हो जाता है, यहाँ तक लाइव क्लासेस चलती है ना। और ये बाद में रिकॉर्डेड में भी मिलेगा, आप अगर आज ज्वाइन करेंगे आपको सारे वीडियो शुरू से मिलेंगे, पूरा आप कंटेंट में जाएं। एप्लीकेशन है योगेन साहु क्लासेस नाम से, ये हमारा एप्लीकेशन है योगेन साहु क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड करें और प्रोसीड कर सकते हैं। तैयारी आज ही चालू कर दें, डिले करेंगे कोई मतलब नहीं है। लेंदी इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ के अभी आप सोचेंगे कि एकदम एग्जाम निकाल लें, 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर पाए, पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उतनी मोटी मोटी किताब जिसमें उल जुलूल चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, आपको ये समझना है कि भाई वहाँ से एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, उस थ्योरी वाले पार्ट से एमसीक्यू कैसे बनना है वो आपको पढ़ना है, इसलिए बोला। ठीक है, तो आप ये टेस्ट सीरीज अलग से है और टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस करते चले। ठीक, कुछ दिक्कत आता है तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको भी लिस्ट में नाम डलवाना है, और मैं चाहता हूँ कि पूरा टॉप 10 तो यहीं से निकले। मैं तो ये कोशिश में हूँ कि पूरे 69 पोस्ट है ना योगेन साहु क्लासेस से, सारे बच्चे जो भी सिलेक्टेड हों सब 69 वाले यहीं से हो। ठीक, और उसके लिए मैं भरसक मेहनत कर रहा हूँ। डिमांड कर्व का स्लोप कैसे होता है? डिमांड कर्व आप देखेंगे, इसका स्लोप कुछ इस प्रकार से होता है, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, नीचे की ओर लेफ्ट टू राइट जाता है, और कैसे नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, कभी कभार अगर ये स्लोप यहां से यहां खिसक जाए, इसको मैं बोलूंगा राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलूंगा? राइटवर्ड शिफ्ट, राइट शिफ्ट दाएं, और इधर हो जाएगा तो ये बाएं शिफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं कि शिफ्ट होना। किसका शिफ्ट होना? कर्व का शिफ्ट होना। इसी में घूमेगा तो मूवमेंट है, लेकिन राइट साइड चले गया, लेफ्ट चले गया तो ये शिफ्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारक हैं, फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे उसमें से एक है इनकम। क्लियर है? इनकम, इनकम हो गया। इनकम की वजह से अगर इनकम ज्यादा बढ़ गया तो आपका ये जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा पॉइंट याद रखेंगे, इनकम बढ़ गया राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, इनकम घट गया लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ गई तो भी राइट शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या रहता है उसको आप याद रखेंगे। ये सब ग्राफ से ऐसे ही सवाल पूछाते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या है भाई, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, यहाँ पर प्राइस रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? यही अभी मैं एक्सप्लेन किया आपको, यही आपको एक्सप्लेन किया। परसेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? व्हाट इज, तो कीमत के प्रति मांग की संवेदनशीलता, रेस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कि थोड़ा सा प्राइस चेंज क्या किए कि डिमांड में कितना फर्क आ गया, इसी को तो नापते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था? परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंट चेंज इन प्राइस, डी अपॉन पी, डी अपॉन पी। अभी अलग अलग प्रकार का होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब होता है मांग की लोच, मांग की लोच। और ये भी देखो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जैसे मैं एक एग्जांपल करा रहा था, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो इसको मैं बोलता हूं लोचदार मांग, यानी कि इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ज्यादा है इसमें, इलास्टिक डिमांड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इलास्टिक डिमांड, डी लिख दे रहा हूं, इलास्टिक डिमांड। ये लो, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम हो गई तो इन इलास्टिक डिमांड है। लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड। इक्वल टू 1 है तो इसको मैं यूनिटरी डिमांड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? यूनिटरी, इकाई मांग, यूनिटरी डिमांड, इकाई मांग। ठीक है, 0 है, 1 0 है और एक इन्फिनिटी वैल्यू आती है। 0 कब होगी? जब भाई प्राइस कुछ भी चेंज कर रहा हूं लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सोचो मैं, नमक है, एक उदाहरण दे रहा हूं, नमक, नमक का प्राइस 10 रुपए में नमक मिल जाता है। अब ये बताओ उसको मैं 1 रुपया कर दूं तो क्या आप खाने में ज्यादा नमक डालना चालू कर दोगे? क्या नहीं करोगे। तो उसमें प्राइस चेंज होने से कोई डिमांड में फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हाँ कि ना? ठीक है, तो 0 अगर वैल्यू आ जाए तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी में कुछ नहीं, चेंज ही नहीं हो रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। और ये इन्फिनिटी कब आता है? जब ये प्राइस 0 रहे। ठीक है, प्राइस 0 रहे तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते थे। क्या बोलते थे? परफेक्टली इलास्टिक। अपने आप डिमांड कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस कांस्टेंट रहता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। 100 रुपए है, 50 रुपए तो 50 रहेगा, 100 रहेगा तो 100 रहेगा, तो इसमें परसेंट चेंज कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये देखो, परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड कैसे रहता है? हॉरिजॉन्टल रहता है, हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहेगा। और क्यों रहता है? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, जो ऊपर में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, उसके कुछ एक्सेप्शन भी है ना, जैसे प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा। जमीन की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है लेकिन लोग और खरीद रहे हैं, सोने की कीमत बढ़ रही है और खरीद रहे हैं, डायमंड की कीमत क्यों? तो कुछ उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद होते हैं, ठीक है, अपवाद होते हैं। वो अपवाद को भी आप याद रखेंगे। गिफन गुड्स, कई सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स, कई सारे प्रोडक्ट्स उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। डायमंड जितना महंगा होगा लोग और अमीर लोग और उसको खरीदेंगे, क्यों? वो फिर आपको समाज से अलग बनाएगा, अलग दिखाएगा, पावरफुल दिखाएगा, ठीक है। यूटिलिटी का क्या अर्थ है? यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मतलब है यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन, उपयोगिता, ठीक है। यूटिलिटी, उपयोगिता, सेटिस्फेक्शन, ये क्या चीज है देखो। और यहीं से एक लॉ डिराइव होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू इसको बोलते हैं हिंदी में। आपको एकदम तेज भूख लगी, आपको एकदम तेज भूख लगी और आपके सामने आ गया गुपचुप। अभी जैसे ही मैं बोलूंगा गुपचुप, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो पहला गुपचुप जो आप खाएंगे उसमें मजा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बोले सर बिल्कुल आएगा। तो यही मजा क्या है? मजा ही यूटिलिटी है। ये मजा ही क्या है? यूटिलिटी है, ठीक है। अब आपको एकदम भूख लग रहा था, पहला जो निवाला खाए आपके मुंह में गया, उसका स्वाद अलग, उसका मजा अलग। लेकिन जैसे जैसे फिर आप दूसरा प्लेट खाएंगे, एक प्लेट गुपचुप खाए अलग मजा आएगा, दूसरा प्लेट फिर मांगे, अब वो जो मजा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर तीसरा प्लेट खाए और मजा थोड़ा कम हो जाएगा, चौथा प्लेट खाए और एकदम कम हो जाएगा, चौथा के बाद पांचवा खाए तो भाई कोई मजा नहीं आएगा, आप जबरदस्ती खाएंगे सिर्फ वेस्ट ना होकर के, हाँ कि ना। ये जो मजा कम होते जाता है इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हमेशा बढ़ते रहती, घटती घटती है, ठीक है, क्या करती है? घटते जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? अभी एक और मैं बात बता दूं, ये जो पोस्ट है, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, कई बार बोल डालूंगा, नहीं मिलेगा। कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है, पूरा 90% कंपटीशन छट गया है, सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे हैं। ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। और अभी मैं देख रहा था, अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अभी जो नया व्यापम के जगह नया बोर्ड जो गठन हुआ है और उससे संबंधित लेटर आए हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, तो मैं अच्छे से नहीं, लेकिन एक नज़र में जो देखा ये कि भाई उपअंक एक छक के लिए फिर अब बाद में कॉमर्स वाले लोग को नहीं पूछा है। तो ऐसा अवसर बहुत कम, 2 महीने में है, सबके लिए नया सिलेबस है, फ्रेश जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कल एक वीडियो डाला, उसमें क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों को ध्यान रखना है, वो सब आप देखिएगा, ठीक है। और उसके लिए सटीक तैयारी चाहिए, ठीक है। चलो, कंज्यूमर सरप्लस क्या है? इसको हम गुड डील भी बोलते हैं। गुड डील क्या है? गुड डील समझो। अब एक बचपन में स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये सब देख के ना लगता था कि भाई मैं भी ऐसी बनूं, हम भी कूद रहे, दीवार में चढ़ने की कोशिश कर रहे, नहीं चढ़ पा रहे, हम भी टॉवल लपेट ले रहे हैं, काला वाला बाहर निकल जा रहे हैं। जोरो वाला एक कार्टून आता था, ये दुनिया भर के बदमाशियां करते रहते थे बचपन में। तो एक मैंने मेले में बैटमैन वाला टॉय देखा, छोटा सा कीरिंग जैसा लगाते वैसा कार्टून देखा, मुझे अच्छा लगा। वो मुझे हर कीमत पर चाहिए था, समझ लो, ठीक है। बट फिलहाल मैं सोचा कि उसके लिए मैं ना 100 रुपये दे सकता हूँ, 100 रुपये है मेरे पास, 100 रुपये दे के उसको ले लूंगा। मैं 100 रुपये देने को तैयार था। कितना रुपये देने को तैयार था? 100 रुपये, क्योंकि मुझे पसंद था। लेकिन फिर भी मैंने बोला अरे काका लगा दो ना, ज़्यादा पैसे नहीं है, कमी अभी 5वीं क्लास में ही पढ़ता हूँ। बोले ठीक है, ऐसे मैं देने के लिए तैयार था 100 रुपये, लेकिन मैं सोचा कि पूछ लेता हूँ एक बार। तो उन्होंने बोला अरे ठीक है चलो 60 रुपये दे दो। मेरे 40 रुपये बच गए कि नहीं बच गए? तो एक्चुअल मैं कितना पे करना चाह रहा था? 100 रुपये भुगतान करने की इच्छा कितनी थी? 100 रुपये, लेकिन उस वास्तविक कीमत क्या पड़ गई? 60 रुपये। तो एक्स्ट्रा 40 रुपये क्या? यही तो सरप्लस है, यही कंज्यूमर सरप्लस है, उपभोक्ता अधिक्य है, या उपभोक्ता अधिशेष बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता अधिशेष, उपभोक्ता, उपभोक्ता अधिशेष क्या बोलते हैं इसको? उपभोक्ता अधिशेष, क्लियर? याद रखना, भुगतान करने की इच्छा माइनस वास्तविक कीमत, ये उपभोक्ता अधिशेष है। जब जब मार्केट प्राइस कम होगा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ते जाएगा, और मार्केट प्राइस बढ़ेगा कंज्यूमर सरप्लस ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी इनवर्स रिलेशन कहता है। इनडिफरेंस कर्व क्या दर्शाता है? उदासीनता वक्र,
उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार का रहेगा। यहां पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ये दो प्रोडक्ट का है, एक कमोडिटी एक्स है और दूसरा कमोडिटी वाई है। इन दोनों कॉम्बिनेशन है, जैसे इसका 10 यूनिट तो इसका 2 यूनिट, इसका 2 यूनिट तो एक्स का 2 यूनिट है तो वाई का, एक्स का 10 यूनिट है तो वाई का 2 यूनिट। ये सब ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इसे हर एक बिंदु पर दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है और दोनों प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन पर सेम यूटिलिटी डिराइव होती है, सेम यूटिलिटी सेम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? समान संतुष्टि इक्वल सेटिस्फेक्शन इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और कुछ नहीं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कितने सेलर होते हैं? ये 3-4 आप मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, पढ़े कि नहीं पढ़े? परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहाँ होता है? जहां बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं। आप सब्जी मंडी में जाना, बहुत सारे सब्जी मंडी में जाएंगे, 100 लोग बेचने के लिए तैयार है, बहुत सारे लोग हैं, हर जगह जगह बेच रहे हैं। एक सब्जी मंडी में 100 लोग हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इसकी क्वालिटी क्या होती है? इंडिजीनियस प्रोडक्ट होता है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट होगा, एक ही टाइप का प्रोडक्ट होगा, आइडेंटिकल, इंडिजीनियस नहीं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा, आइडेंटिकल। और फ्री एंट्री एग्जिट है, आपको मन कर रहा है बेचने का, आप भी लगा लो बाजू में, एग्जिट करना है नहीं बेचना है आ जाओ। तो फ्री एंट्री एग्जिट रहता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो कितने सेलर होते हैं? कितने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? बहुत अधिक होते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। मोनोपोली, एकाधिकार, एकाधिकार। जैसे देखो, अगर आप सब्जी वाला उदाहरण दिया, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का उदाहरण हो गया। एक ओलिगोपोली होता है, जैसे अगर मोबाइल के आप ब्रांड देखेंगे तो उसमें कुछ ही मार्केट पे अच्छा पकड़ बना के रखे हुए हैं। वन प्लस, ओप्पो, एप्पल के फोन्स हो गए, और किस कहते हैं, सैमसंग के हो गए, लेनोवो का भी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। ये सब सारे मोबाइल हैं, ठीक है। 8-10 मोबाइल के आप नाम देखेंगे, वही ज़्यादा चलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं, वीवो, यही सब चल रहे हैं। तो वहाँ पर फ्यू सेलर्स हैं लेकिन तगड़े हैं, मार्केट पे अच्छा पकड़ बना के रखे, और खरीदने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली, जहाँ पे फ्यू सेलर्स हो लेकिन एकदम अच्छा तगड़े सेलर्स हो। मोनोपोली जिसमें एकाधिकार हो, मतलब एक ही है आदमी, एक ही आदमी चला रहा है पूरे बिजनेस को। रेलवे, इंडियन रेलवे, बस अगर देखें, बस हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन में चले जाए या ओलिगोपोली में चले जाए। बस चल रही है, पायल की बस चल रही है, महिंद्रा की बस चल रही है, अलग अलग बस चल रही है। बस ये आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं जैसे मैं बस एक डाल दिया वैसे मैं अपना एक अलग ट्रेन रूट बनाऊंगा, नहीं। तो ट्रेन, इंडियन रेलवे क्या है? एक मोनोपोली है, समझो, सरकार का। जहां पर मोनोपोली में कितने सेलर होते हैं? एक ही सेलर होते हैं। ओलिगोपोली में कुछ सेलर्स होते हैं, ओनली फ्यू सेलर्स, ठीक है। ऑप्शन बी। प्राइस सीलिंग क्या है? देखो, प्राइस सीलिंग मैक्सिमम गवर्नमेंट द्वारा तय कर दिया जाता है, अधिकतम कीमत सीमा, मैक्सिमम प्राइस लिमिट, कि भैया ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगी। बेचना है तो बेचो, नहीं तो मत बेचो, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये सब ब्लैक मार्केटिंग को रोकता है। मान के चलो डिसाइड करे भाई, मार्केट में प्याज नहीं आ रहा है, प्याज का सब होर्डिंग जमाखोरी करना चालू कर दिया, होर्डिंग बोलते हैं। लेकिन सरकार ने तय कर दिया नहीं, प्याज 60 रुपए से ज़्यादा बिकेगा ही नहीं। या जैसे ही स्टॉक में नहीं रहेगा, सप्लाई कम कर देंगे, तो क्या प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। तो सरकार ने बोल दिया 60 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगा, और जो बेचते पाया गया फिर उस जब्त कर देंगे बोले। वो होर्डिंग को, ब्लैक मार्केटिंग को, ये सबको बजाता है ना, प्राइस सेलिंग, अधिकतम प्राइस फ्लोर क्या है? ये मिनिमम प्राइस है, जैसे एमएसपी होता है, न्यूनतम कीमत सीमा, मिनिमम प्राइस लिमिट, ये हौसला बढ़ाने के लिए। जैसे किसान हो गया भाई, अब किसान को लग रहा है कि अरे यार, फसल उगाता हूँ, कभी फायदा होता है, कभी नहीं होता है, बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है, बिकेगा भी नहीं बिकेगा पता नहीं। सरकार ने बोला अरे एमएसपी मिनिमम, बोले 3100 रुपए मैं खरीद लूंगा, मिनिमम 3100 रुपए में, इससे ज्यादा कोई बेच रहा है, इससे ज्यादा रुपए में कोई खरीद रहा है, उधर दे देना, लेकिन मिनिमम 3100 रुपए में दूंगा। तो किसान को आ जाएगा कॉन्फिडेंस, नहीं भाई मिनिमम 3100 रुपए तो मिलेगा, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वही है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कवर करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं वापस से, ये अच्छा अवसर है, इसको दोबारा आप ऐसा मिले ना मिले अवसर, इसलिए हमारे गाइडेंस में पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है। ताबड़तोड़ तैयारी होगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना। ये 5000 फीस है, कुछ समय बाद ही वापस बढ़ जाएगा।
अभी डिस्काउंट में 29 रुपये में अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत हो तो ये हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर ले 7770123687, ठीक है। और ऐसे ही आपको भी नाम छपाना भाई, आज से प्रण लेगी ऐसे ही अपना लिस्ट जारी होगा, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक टॉप 10 में चाहिए, ठीक है। मुझे भी चाहिए, आपको तो करना ही करना है, मुझे भी करवाना है आपको। प्राइस फ्लोर देख लिए। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, तो भाई प्रोवाइड एजुकेशन देता है कि नहीं, बैंकिंग नियंत्रण करता है, कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम। नाबार्ड नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बस से 12 जुलाई 1982, बस से 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ था। उसके नाम में क्लियर है कि इसके लिए काम कर रहे हैं, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी, ठीक है। बस से बॉम्बे, बॉम्बे में उसका हेडक्वार्टर है, बॉम्बे मतलब मुंबई में हेडक्वार्टर है, तो से रिलेट करके याद करें। कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन देता है, पढ़ाता है क्या कमर्शियल बैंक? बोले सर हमको तो पार्ट पढ़ा के चले गए। लोन देता है, आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, उसी को लोन देगा, बीच का 1-2% मार्जिन कमाएगा। डिजिटल बैंकिंग मतलब ऑनलाइन बैंकिंग है ना, ठीक है। चलो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।